प्रति के दृष्टिकोण को भी बदल सकता है। तो उसने कहा कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, आप दोबारा वहां आइए, मैं आपको मिलूंगा और हम इस चीज पर बात करेंगे। तब उसने कहा कि मैंने गौर गोपाल दास है कोई, उनके साथ कोई ये वाला कोर्स ऐसा कुछ किया हुआ है। तो कहते हैं वो मैं ही तो हूँ। तो अरे वो तो बहुत फनी है, वो बहुत ऐसे वो, अरे वो मैं ही हूँ, अच्छा आप ही हो। तो मतलब तब उनको लगता है कि किसी के साथ किस तरीके से की गई बात है ना, वो उनके दिलो दिमाग पर कितना गहरा असर कर देती है। वो लेडी भूल नहीं पा रही थी कि वहां वाले इस्कॉन टेम्पल में मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ था। फिर ठीक है, उस लेडी ने उस दिल से बात को निकाला, वो वहां गई, उसने कोर्स वगैरह किया। तो उन्होंने हैरी को बताया कि किस तरीके से इस चीज ने उनको भी समझाया कि आपका संबंध दूसरों के साथ किस तरीके से होना चाहिए। एक बात उन्होंने कही है कि जो प्रकृति है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। दो चीजें होती है, सजीव और निर्जीव। जिनमें प्राण है वो सजीव है, और जिनमें प्राण नहीं है वो निर्जीव है। हमारा बेड जिसपे हम सोते हैं, हमारी चादर जो हम ओढ़ते हैं, हमारा तकिया जिसपे हम सर रखते हैं, और हमारी वो बाल्टी जिसे हम नहाते हैं, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। लेकिन ये सब हमारे दैनिक जीवनचर्या में कितनी महत्वपूर्ण है। होता क्या है, कई बार हम भी होता है ना, तकिया उठा के ऐसे फेंका, बाल्टी को ऐसे उठा के फेंका, मग्गे को इधर फेंका, वो फेंका। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने मुंबई वाले आश्रम में था, और एक बार नल, मतलब मुझे जाने में कहीं देरी हो रही थी, फ्रस्ट्रेशन थी, और मैंने जोर से उठा के बाल्टी को दे मारा। तो पीछे एक जो दूसरे सन्यासी थे, जो उनमें उम्र में उनसे बड़े थे, उन्होंने आकर उनसे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कर रहा, कपड़े धो रहा हूँ। उनको लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मैंने अभी क्या गलत कर दिया। तो उन्होंने दो तीन बार पूछा कर क्या रहे हो, तो उनको गुस्सा आया कि आप चाहते क्या हो, क्या पूछना चाहते हो, मैं कपड़े धो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप कपड़े तो धो रहे हो, लेकिन आप बाल्टी के साथ क्या कर रहे हो। तो बोले बाल्टी के साथ क्या कर रहा हूँ, पानी भर रहा हूँ। तो क्या अभी तुमने इसको पाँव से उधर क्यों, मतलब धकेला क्यों, मारा। तो बोले इसमें क्या है, ये बाल्टी तो है। उन्होंने कहा एग्जैक्टली, ये बाल्टी ही तो है, लेकिन ये जो निर्जीव वस्तुएं भी जो हमारे चारों तरफ है, वो हमारे जीवन को सरल बनाने में हमारा कितना बड़ा योगदान देती है। अगर हम उनका सम्मान नहीं कर सकते, तो हम हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति का भी सम्मान धीरे धीरे करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो हमारी आदत बन जाएगी। आप अपने आसपास वाली जितनी भी चीजें आप दिन भर में यूज करते हो, अगर आप उनके साथ बहुत रूडली रफली यूज कर रहे हो आप उन चीजों का, तो वो आपकी आदत बन जाएगी कि आप अपने साथ वाले जो आपका साथ दिन रात रहता है, उसका भी आप उसी तरीके से करोगे, व्यवहार के साथ यूज। तो उन्होंने कहा कि ये स्टार्टिंग होती है कि आपके व्यवहार में, कि आप पहले अपने आसपास के सजीव जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनका सम्मान करो। इस भाव से करो कि ये मेरे जीवन में बहुत काम आ रही है, और उनका प्रयोग करने का एक निश्चित तरीका होता है। उन्होंने साफ क्लियरली ये लाइन लिखी है कि उनको प्रयोग करने का एक निश्चित तरीका होता है, तो उन्हें उसी तरीके से प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि जो तकिया काम आ रहा है सर पे रखने के लिए, आपका पूरे सर का भार, और उसमें ना जाने कितने हजारों लाखों थॉट्स जो आपने उस बेचारे को रात को सौंप दिए हैं कि ले अब तू ले इसका भार। तो वो मतलब उसको आप दिन में उठा के यूं फेंक रहे हो, यहाँ फेंक रहे हो, या उसकी बेकदरी कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। तो जो चीज जिस प्रयोग के लिए बनी है, उसका निर्माण हुआ है, उसका उसी तरीके से सम्मान भी होना चाहिए। सेम रिश्तों पर भी होता है। आपकी माँ है, उसने आपको जन्म दिया है, उसने आपको पाला है, पोसा है, आपके लिए बड़े कष्ट सहन करे हैं, तो आप उसी तरह से उनका सम्मान करो। हर चीज का एक निश्चित अगर प्रयोग करने का तरीका है, तो संबंधों का भी एक निश्चित फॉर्मेट होता है कि आप उनको किस तरीके से उनके के साथ व्यवहार करोगे। तो ये आपके व्यवहार में दिन रात शामिल हो जाएगा। अगर आप निर्जीव वस्तुओं के साथ भी असंवेदनशील रहे, तो आप सजीव लोगों के साथ भी संवेदनशील नहीं बन पाओगे। तो पूरी इस चीज का थ्योरी यही है कि आपके जो संबंध हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, वो ये बोल देते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो सच बोल देता हूँ। कई बार मैं भी बोल देती हूँ, ऑनेस्टली मैं भी यही कहती हूँ, मेरे को तो आदत है, मैं तो जो खरा है सामने बोलूंगी, मैं ये कर दूंगी। तो उन्होंने ये बात कही है कि आप इस चीज को बहाना हर बार नहीं बना सकते, कि आपने कठोर शब्दों का प्रयोग करके किसी को अगर सच बात बोल भी दी, तो आप इस बात का बहाना नहीं बना सकते कि ये तो मेरी पर्सनैलिटी है, मैं तो सच बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, मैं इसके लिए ना नहीं रुकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो क्या सोच रहा है, मैंने सच बोला है ना। वो कह रहे हैं नहीं, आपको अपनी अगर बात रखनी है, तो आपके शब्दों का चयन भी बहुत प्रभावी रूप से होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि चिल्ला के ही वो बात हो, आप आराम से भी उस बात को रख सकते हो, अगर आपको सच बोलने की इच्छा है तो ही। तो उन्होंने इस पूरा ये जो सारा चीज बताई है कि जो शब्द हैं वो किस तरीके से आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, तो आपको उनका चयन भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके बहुत क्लोज है ना, आप उनको टेक इट एज ग्रांटेड मत लो, आप उनके साथ सबसे अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि वही आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाकियों के साथ भी करो, लेकिन पहले ये सोच समझो कि आपकी कहीं भी एक छोटी सी बात भी उनको बहुत हर्ट कर सकती है, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो हर चीज को आप सोच समझ कर उन्हें बोले, शब्दों का सही चयन करें, यही आपके संबंधों के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू।
जो उसका पूरा सार ही बता दिया, हर एक लाइन, हर एक बात, उसका एक्सपीरियंस भी और अपना एक्सपीरियंस भी। और ललिता जी ने भी, ललिता जी का पूरा अपना लाइफ का भी जो एक्सपीरियंस है वो बता रही हैं, तो वो बिल्कुल सुन के लग रहा है कि हाँ, ये होना चाहिए, इन्होंने भी अपने लाइफ में ये चीज़ फील किया है। और मैंने भी यमुना जी के बात को बहुत ध्यान से सुना, और गुरु गौर गोपाल दास का जो ये चैप्टर था, मैंने भी उसको बहुत ध्यान से सुना भी और पढ़ा भी। मैंने 2 बार 3 बार इस चैप्टर को सुना, बहुत ही अच्छा था। जो कि हम लोग अपने लाइफ में, मुझे लगता है कि 99% हम लोग नहीं अप्लाई कर पाते हैं। जो जैसा है, जब जैसा होता है, हम उसी समय वो चीज उनको उसी वे में रिटर्न करते हैं। कोई हमसे प्यार से बात करता है, हम प्यार से जवाब देते हैं। कोई हमसे तीखे या ऊंची आवाज में बात करता है, तो हम उसी तरह से रिप्लाई देने के बहुत ज्यादा यूज टू होते हैं। हमें उसमें थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। मतलब बहुत छोटे छोटे हमारे, ऐसे यमुना जी ने भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं भी लूंगी कि और कुछ नहीं तो हमारे जो, हमारे घर में जो हेल्पर आते हैं, किसी दिन लेट आ गए, कुछ भी रीजन हो सकता है उनका, लेट आने का मन है या कुछ भी, लेकिन अगर वो उनके आते ही हम तुरंत रिएक्शन दे, उस समय हमारा दिमाग गर्म होता है, इनको टाइम पे नहीं आना होता, इसकी वजह से हमारा ये काम सफर हो गया, हमारा रूटीन बिगड़ गया, हम तुरंत उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। अगले दिन ही हम उनका रिएक्शन देखते हैं उसके ऊपर, कि उनका हमारे साथ बर्ताव, उनका जो कंफर्टेबिलिटी रहती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो एक डिस्कम्फर्ट में आ जाती हैं। और कई तो सुनने को भी नहीं रेडी होती है, ठीक है आपको ऐसे बोलना है, मैं तो ऐसे ही हूँ, ऐसे ही टाइम पे आऊंगी, आपको करना करवाना है काम तो करवाओ, नहीं तो किसी और को देख लो। तो ये लोग तो ऐसे हैं कि कई बार उनकी मजबूरी भी होती है कि वो हमारी 2 बातें सुन के ऊंची आवाज में जब उनसे उन्हें जवाब देते हैं या सुना जाते हैं, उनके ऊपर गुस्सा कर जाते हैं, तो कई बार उनकी मजबूरी होती है कि फाइनेंशियली उनको जरूरत होती है, तो हमारी 2 बातों को सुनकर भी हमारे साथ काम करती हैं। जिनको नहीं पड़ी रहती है वो काम छोड़ देती हैं, लेकिन जो हमारे रिलेशंस हैं, स्पेशली घर में जो मतलब हस्बैंड वाइफ, हमारे बच्चे, हमारे इन लॉज, जिनके साथ हम हमेशा रोज सुबह शाम उठते हैं बैठते हैं, उनके साथ भी वो, उनको भी नहीं अच्छा लगता होगा हमारा इस तरीके से बर्ताव या ऊंची आवाज में बात करना। हमारे लिए शायद उस समय एक टेम्पररी हमें ये फील आता है कि मैं अभी गुस्से में थी ना, मैंने ऐसा बोल दिया, लेकिन जो सुनने वाला है ना, उसके ऊपर ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है कि उन्होंने, मम्मा ने मुझे कैसे बोला, मेरी वाइफ ने मुझे कैसे बोला, या मेरी बहू ने, मेरे बेटे ने मुझे कैसे बोला है। तो जब हम अपने, हमारी मेट्स हमारी सुनने के लिए नहीं रेडी हैं, और तो हम कैसे ऐसा व्यवहार अपने फैमिली वालों के साथ रख सकते हैं, एंड वेरी नेक्स्ट मोमेंट, अगले दिन हम सोचते हैं कि हमारे में फिर से प्यार से बात होगी, बच्चे हमारी बात सुनेंगे। जबकि हमने देखा है प्रैक्टिकली, जो भी हमारे छोटे बच्चे भी होते हैं, हमें उनसे करवाना है, हम कुछ चीजें बार बार रिपीट करके उनको बोलते हैं, कपड़े जगह पे रखो, कपड़े जगह पे रखो, बैग जगह पे रखो। जब तक उनको प्यार से बोलते हैं तब तक शायद कुछ उम्मीद भी रहती है, लेकिन जिस दिन से डांट लगना उन्हें शुरू होता है, या गंदे से उनके ऊपर चिल्लाना झल्लाना हम शुरू करते हैं, उसका इफेक्ट तो होता है उनके ऊपर, वो करते हैं, बट वो परमानेंट उनके बिहेवियर में कभी नहीं आता है। आप, वो भी अब उसी आदत के साथ ढल जाते हैं कि वो जब तक उनको चार ऊंची आवाज में बात में डांट ना लगे, तब तक उनको लगता नहीं है, महसूस नहीं होता है, वो काम करने की जरूरत नहीं होती है। तो सेम जो हमारे सबसे क्लोज रिलेशन होते हैं, हमारे स्पाउस, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, अगर दिन भर में कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसे डिसीजन होते हैं, ज्वाइंट डिसीजन होते हैं, जिसमें एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे की सहमति लेना या बताना जरूरी होता है। जब नहीं असहमति होती है तो हम चिल्ला देते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं जो नहीं बोलना पड़ता है, बोलना चाहिए। ठीक है, तो वो रिलेशन में तो बिल्कुल कड़वाहट आना 100% जायज है, कि वो आएगा ही आएगा। और मैं भी कंपेयर, ये एक्सरसाइज सुनने के बाद मैं भी कंपैरिजन की, मेरी शादी को भी 12 साल हो गए हैं, कि डे 1 जब मैं मिली थी अपने हस्बैंड से, उसके बाद शादी के कुछ महीने, ऐसा लगता था सब कुछ अच्छा है, बहुत प्यारा है। बट आज के दिन में मैं कंपैरिजन करती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों में अगर उनका मुझे नहीं पसंद है तो मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं होता है। हस्बैंड वाइफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके हर चीजों को के ऊपर अग्री करें, या वो मेरे चीजों के ऊपर हम अग्री डिसअग्रीमेंट दिखा सकते हैं, लेकिन हम उनको रोक नहीं सकते उनकी मर्जी का करने से। तो ये बांध के रखना हुआ। और उसमें जो बकेट का एग्जाम्पल था, वो चीजें भी मैंने भाई बहुत बार अपने बिहेवियर में भी देखा, कि मैं बच्चों के किसी चीज की वजह से बहुत ज्यादा चिड़ी हुई हूँ, या मूड खराब है, उनका सामान बिखरा पड़ा है, खिलौने बिखरे पड़े हैं, मेरा पूरा दिन जाता है उसको बटोरने में, तो अगर मैं उनको थप्पड़ नहीं मारती हूँ तो मैं कम से कम ये जरूर करती हूँ,
उनके सामान को उठा के पटक के इधर रख दिया, टॉयज को फेंक फेंक के बास्केट में इकट्ठा किया। बट दैट इज इक्वल टू अपने बच्चों को मारने के। हमारा एक्शन हमने बस चेंज कर दिया कि हमने बच्चों को थप्पड़ लगाने की जगह हमने वो थप्पड़ उनके टॉयज को लगाया, उनके बैग को लगाया, उनके कपड़ों को लगाया, और उसको गंदे तरीके से हमने जगह पे रखा। तो हमारे इस एक्शन को, हमारे बिहेवियर को बच्चे बहुत एब्जॉर्ब करते हैं। और बच्चे हमारी मानसिकता पे उसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है। हम खुश रहते हैं, हम हमारे साथ कुछ अच्छा होता है ना, तो उस इफेक्ट में मुझे लगता है कि शायद हम लोग बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रहते हैं। लेकिन अगर हम किसी के साथ कुछ बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं, या किसी भी वजह से हम गुस्से में हैं या नहीं खुश फील कर रहे हैं, तो उसके इफेक्ट में हम बहुत देर तक रहते हैं। तो ललिता जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें ना यहाँ पे अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि बाकी लोगों का एक्शन रिएक्शन, वो क्या करते हैं क्या सोचते हैं, वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम किसी चीज के ऊपर कितना कब रिएक्शन दे रहे हैं, कितना रिएक्शन दे रहे हैं, कब कितना बोलना जरूरी है, ये सब कुछ बहुत नाप तोल के किया जा सकता है या संभव नहीं है। बस प्रैक्टिस की जरूरत है। और मुझे अपने पापा की एक बात भी याद आई थी। एक बार मैं बहुत परेशान थी, उनसे बात हुई थी, तो मैंने उनको बताया, मेरे और हस्बैंड के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट हुई थी, तो मैंने बताया था कि विपुल ने ऐसे बोला, फिर मैंने ऐसे बोला। तो मेरे पिता ने बहुत सिंपल लाइन में, मेरे फादर ने मुझे बताया था कि सिल्की, दुनिया में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं होता है। हर सवाल का जवाब है, लेकिन हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता है, और हर सवाल का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं होता है। तो इस बात को मैं बहुत ज्यादा कई बार मैं ध्यान रखती हूँ, और मुझे लगता भी है कि हाँ, उस लाइन को मैं याद रखती हूँ कि हाँ, इसको देना, इसका इस सवाल का जवाब देना जो मेरे पास जवाब है, लेकिन जवाब देना अभी जरूरी नहीं है, अभी जरूरी नहीं है, या शायद जरूरी ही नहीं है देना। और मैं बहुत सारे नेगेटिव उस समय जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता था उससे बच जाती हूँ। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू रियली और गुरु गौर गोपाल दास। मैंने ये बुक पढ़ा नहीं था, मुझे पता नहीं था कि उनकी बुक भी है। इस ग्रुप में ही मुझे पता चला कि उनकी बुक है, और इतनी अच्छी उनकी एक्सरसाइज है, सारे सारे उनके एग्जाम्पल्स बहुत लाइफ चेंजिंग है। थैंक यू टू एवरीवन। सभी को नमस्कार। मैं शांति जयपुर से बोल रही हूँ। हम लोगों ने ये लेसन पढ़ चुके हैं। इसमें यही बताया कि जैसे कि जमुना जी ने बहुत अच्छा बताया प्रकृति, और उन्होंने ये बताया प्रकृति भेदभाव नहीं करती। जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैं हॉस्टल में शिशु में रहने गया तो मेरी माँ को बहुत टेंशन थी कि कैसे रहेगा, क्या करेगा, कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, ऐसा। तो वही मेरा खाना बनाती थी, सब कपड़े धोते थे। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए प्रतीक्षा नहीं करने दी। इसलिए आप कल्पना कर सकते हो मेरे लिए सन्यासी बनकर जीवन जीने का निर्णय कितना चौंकाने वाला था, चिंताजनक था। मेरे लिए भोजन कौन बनाएगा, सफाई कौन करेगा। तो इन प्रश्नों का उत्तर तो खाना सबके लिए बनेगा, लेकिन बाकी सारे काम अपने आप को आपको करने हैं। तो एक दिन मैं कपड़े धो रहा था, कपड़े धोने में मैं 2 बाल्टियां रखी थी, तो थोड़ा सा साबुन था, मैंने पानी भिगोया और पानी दूसरी बाल्टी में नहलाया, तो एकदम वो पाइप गिर गया मेरे पैर पर। तो मुझे भी गुस्सा सा आया, मैंने भी बाल्टी को खिसका के उधर कर दिया। इतने में पीछे से कोई गुरुजी सन्यासी, बड़े सन्यासी आ गए। उन्होंने, तुम ये क्या कर रहे हो? बोले, क्या कर रहा हूँ? मैं कपड़े धो रहा हूँ। उन्होंने 3 बार बोला, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कपड़े धो रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कपड़े धो रहा हूँ। कपड़े तुमने तुमने बाल्टी को लात मारी? तो बोला, हाँ मैंने बाल्टी मार दूं। तो बोला, तुम निर्जीव वस्तु को लात मार रहे हो तो तुम सजीव के साथ भी ऐसा कर सकते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कहते हैं, हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं आप। तो फिर उनको उन्होंने कहा कि मेरे को, मतलब हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि भाई चलो, हम बच्चे भी जैसे कहते हैं ना, किसी को भी ठोकर मार देते हैं, गुस्सा आता है तो कोई भी खिलौना पटक देते हैं। तो हमें उनको यही समझाना चाहिए, जब हम लोग निर्जीव वस्तुओं को भी मतलब सोचेंगे, संवेदनशील रहेंगे, तो सजीव के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो अभी क्यों इतना टेंशन हो रही है इतना लोग? क्योंकि लोग इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि मतलब निर्जीव वस्तु पे तो करते करते हैं, मतलब अपने लोगों को भी बहुत परेशान करते हैं या दुखी करते हैं कोई ना कोई बात से। तो हम लोगों को ये राइटर सिखाना चाह रहे हैं कि जैसा कि मैंने सीखा है सन्यासी बनने के लिए, पर आप लोग अपने घर में भी सन्यासी की तरह व्यवहार कर सकते हैं। आप किसी के मतलब बुरा नहीं बोलो, किसी को डांटो नहीं, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा मत करो, और बहुत ज्यादा मतलब वो मत, परेशान मत करो। क्योंकि कहते हैं ना, मन वचन कर्म से आप अच्छा रहते हो तो आप सच में ही सन्यासी, घर में भी सन्यासीपन मतलब रह सकते हो। घर में भी आप इन बातों को फॉलो करके चलेंगे तो आपका घर भी अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर माई साइड। सब आपसे खुश रहेंगे, आस पड़ोस खुश रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे। थैंक यू।
आप आपके बारे में कोई क्या सोचता है, कोई क्या जानता है, अगर वो आपको बिना जाने बता रहा है ना, दैट मीन्स वो आपके व्यक्तित्व से प्रभावी होकर कुछ नहीं बोल रहा है। अगर उस लेडी को पहले पता चल जाता कि ये भाई जो मेरे से मिल रहा है वो यही गौर गोपाल दास है, तो वो अपने शब्दों में बनावटीपन लाती। ये वो पहले से अगर पता होता तो वो मतलब पॉजिटिव समीक्षा नहीं कर पाती, वो पॉजिटिव आंसर नहीं दे पाती। तो ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने उसको अंडरलाइन किया था कि उनको, उसको जब पता नहीं था ना कि ये गौर गोपाल दास है, तो उन्होंने उसके बारे में जो भी सही था, जो सब कुछ सही फील किया, तो उन्होंने कहा वो बहुत फनी थे। उस वक्त उनके क्या चश्मा लगा हुआ नहीं था, तो वो लेडी पहचान नहीं पा रही थी कि ये वही है जिनके साथ मैंने वो उस वक्त कोर्स किया था या जो भी था। तो कह रहे वो बहुत फनी थे, तो उनको बड़ा अच्छा लगा ये क्या। और उन्होंने मन ही मन सोचा था कि दैट्स द राइट टाइम, कि ये मेरे बारे में जो भी बोलेगी सही बोलेगी, क्योंकि अभी उसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो सकारात्मक समीक्षा तभी हो सकती है, या शब्दों में बनावटीपन तब नहीं होगा, जब आप किसी के बारे में, आप उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बिना बोल रहे हो। एक बड़ा व्यक्ति है, बड़ी पोस्ट पे है, उसका नाम है, समाज में सब कुछ है, तो आप उससे प्रभावित हो जाते हो। तो आपके शब्दों में वो बनावटीपन आ जाता है, जब आप उससे बात करना शुरू करते हो ना, तो वो बनावटीपन आ ही जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं ये कब कहाँ क्या काम आ जाए। लेकिन जब आप इन सबसे ऊपर उठ जाते हो ना, तो आप रियल जो उसके बारे में फील करते हो वो ही बताते हो। तो एक सकारात्मक समीक्षा वाला पॉइंट मुझे अच्छा लगा। और अगली बात क्या अच्छी लगी, दूसरी भी मैंने नोट की थी, वो ये थी कि उस लेडी ने जब जानने के बाद बड़ाई शुरू की ना, प्रशंसा शुरू की कि अरे अरे अरे, आप ये वो ये हो, तो कुछ देर सुनने के बाद में उन्होंने कहा रुक जाओ बस, ठीक है, बहुत है। और लाइन जो लिखी वो बहुत अच्छी थी कि ये जो ज्यादा प्रशंसा है कहीं मेरा दिमाग खराब ना कर दे। मतलब देखो, पहले आपका रिश्ता वो जानती नहीं थी, आप कौन हो वो जानती नहीं थी, तो वो सच बोल रही थी, सब कुछ थी। अब क्या हुआ, वो आपको पहचान गई कि आप गौर गोपाल दास हो, आपने बता दिया। अब उन्होंने अगर आपकी प्रशंसा शुरू की है, तो आपने उनको तुरंत रोक दिया है कि बस ठीक है, इतना बहुत है। क्योंकि ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की प्रकृति है, स्वभाव है कि अगर हमें ज्यादा हमारी बड़ाई मिले ना कहीं दिमाग को खराब करती ही है। तो उन्होंने, गौर गोपाल दास जी ने उसको वही रोका कि ठीक है इतना ही बहुत है, वरना फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो ना ज्यादा मान मिले ना ज्यादा सम्मान मिले ना अपमान हो, ये सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए। ये चीजें मुझे अच्छी लगी कि एक सकारात्मक समीक्षा भी जरूरी है। और अत्यधिक अगर आपका वो बड़ाई कहीं होने लग जाए ना, आप ये हो आप वो, तो फिर ठीक है भाई, वहीं दिमाग खराब ना हो ऐसी स्थिति में आ जाए। तो ये दो बातें भी मुझे अच्छी लगी संबंधों के अलावा के इस टॉपिक पे, तो मैंने कहा मैं भी ये भी शेयर कर दूं। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। गीता जी, आप कुछ शेयर करना चाह रही थी? गीता शायद ऑफिस के अंदर बिजी है। सर मैं एक चीज और बोलूंगी इसमें। जी जी जी। इसमें जो लेडी का एक एग्जांपल दिया था उसमें कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि पहले वो गुरु गौर गोपाल दास का कोई सेशन ज्वाइन की थी, और उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा, वो इतनी प्रभावित हुई उनके पोलाइटनेस से, या जिस तरीके से उन्होंने उनको सब कुछ समझाया था, बताया था, कि वो उस समुदाय से और आगे जुड़ना चाहती थी। उन्होंने एक स्टेप और आगे लिया, दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहती थी, ठीक है। फिर लेकिन जब वो वहां पे गई और उस जो भी वहां पे उनको आदमी मिला, उसके रूड बिहेवियर ने की वजह से वापस से वो पीछे खिंच गई, पीछे एक स्टेप पीछे ले लिया उन्होंने। तो क्या होता है इस चीज से हम ये समझ में आता है ना, कि जब हम किसी के साथ जो भी बिहेवियर कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सिर्फ हमें नहीं रिप्रेजेंट करता है, हमारी फैमिली को, हमारी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि गुरु गौर गोपाल दास के बाद से जब वो इतनी ज्यादा इंप्रेस हुई, तो उनको लगा कि मैं इस चीज से और ज्यादा जुड़ूं, इन लोगों से जुड़ूं, इस चीज को और ज्यादा समझूं। उन्होंने वहां पे आगे बढ़ा। जब वो वहां पे गई, उस आदमी के साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो उन्होंने वहां से क्या टेकआउट रहा उनका, कि ये सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे टेम्पल में मुझे यहाँ से कुछ सीखना नहीं है, जहाँ के लोग इतने अभद्र होते हैं और इतने गंदे लैंग्वेज में बात करते हैं, इतने रूड रहते हैं, मुझे यहाँ से कुछ नहीं सीखना। मतलब उन्होंने पूरी कम्युनिटी को ही डिस्कार्ड कर दिया कि यहाँ के लोग ऐसे होते हैं। लेकिन जब गुरु गौर गोपाल दास से वापस दूसरी बार मिली, उन्होंने बताया कि मैं ही हूँ गुरु गौर गोपाल दास, तो उनको फिर से लगा कि मैं फिर से जुड़ जुड़ सकती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी सीखने वाली का बात है ना, कि जब हम किसी से कुछ बिहेवियर करते हैं ना, कुछ भी अच्छा बुरा बोले, तो उसके दिमाग में ये मार्क जरूर छूटता है सामने वाले को, कि ये अच्छी है, इससे मिलकर अच्छा लगा, आगे भी हमें मिलना चाहिए, इसके घर पे जाऊंगी तो अच्छा लगेगा।
तो हमारे आगे जाके रिलेशन कैसा होने वाला है, ये बहुत ज्यादा हम आज उस 2 मिनट में या 2 घंटे में उस पर्सन के साथ या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कैसा हम बिहेव करते हैं, आगे वाले हमारे रिलेशन के फ्यूचर में होने वाला जो हमारा रिलेशन है उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है कि वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जैसे कुछ फ्रेंड से भी हम लोग कई बार मिलते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, उसमें से अगर किसी एक लेडी से हमारा पहले इंट्रोडक्शन है, वो बहुत एटीट्यूड में रहती है या उसको अपने मतलब बहुत, मैं लेमन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, जनरल लैंग्वेज में, कि वो अगर बहुत खूबसूरत है और उसके बातों से ऐसा झलकता है कि इसे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है अपनी ब्यूटी का या अपने बिजनेस का, अपने काम का, या उसके पास बहुत खूबसूरत घर है, वो हर अपने बातों में ऐसा दिखाती है, तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट बन जाता है कि इसके सर्कल के जितने भी लोग हैं ना, वो लोग भी शायद ऐसे ही हैं और मुझे इस मेंटेलिटी के लोग अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मुझे उस सर्कल से ही दूर रहना है। तो हमने कहीं ना कहीं क्या कर दिया कि हमने उसको पूरे लोगों से ही डिस्कार्ड कर दिया। तो हमें थोड़ा सा ये एक्शन बहुत देख के लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हम कहीं उस मतलब जो हमारे पास नए रिश्ते और आने वाले हैं, कहीं हम अपने स्वभाव की वजह से या अभी क्षणिक जो हमारा एक बिहेवियर है कि हम किसी गुस्से में आके कुछ बोल दिए या उस समय नहीं हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज उनके लिए बहुत वेलकमिंग नहीं था, तो हमने शायद आगे आने वाले हैप्पीनेस को रोक तो नहीं दिया। थैंक यू। करेक्ट बहुत करेक्ट। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अब आप गहराई में जा रहे बढ़िया। हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धीरे क्योंकि धीरे 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 गहराई से होएगा। समझने का ही है ये चैप्टर पूरा, अगर हाँ, हम थोड़ा गहराई सा से। समझे ना। बिल्कुल, बहुत गहराई से समझने का है, क्योंकि ये लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट, शादी के बाद एकदम डिफरेंट कंडीशन में आ जाती है। सारे रिलेशंस उसके चेंज हो जाते हैं, मतलब केवल घर के ही नहीं, और भी सारे चेंज होने से एक बार का थोड़ा अच्छा अच्छा लगता है, शुरू में सब अच्छा लगता है, लेकिन फिर रियल पता चलता है कि भाई अभी तो बहुत सीखना बाकी है, अभी अपन कुछ भी नहीं है, अपने को अभी लर्निंग में लंबा टाइम लगाएंगे तभी जाके अपन परफेक्ट होंगे, क्योंकि चेंज बहुत ज्यादा होता है। एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाना और उसमें अपनी पूरी जिंदगी देना, इट्स ए बहुत टफ जॉब, टफ जॉब। फिर भी फिर भी बहुत ही आपको मान सम्मान उसी हिसाब से है। शुरुआत का टाइम में सब मुश्किल हो जाता है, फिर आपको सबसे लग जाता है तो खूब मान सम्मान मिलता है। इसलिए अपने को ही धैर्य में रखो और अपने पे ही काम करो, सामने वाले अपने आप आपके अनुसार हो जाए। क्योंकि लड़कियों को, सही बात है, 25 साल की लड़की वहां तक होती है, 20 साल की, 22 24, उस वातावरण में पल के दूसरे परिवार में जाना, और वहां बिल्कुल डिफरेंट एटमोसफेयर मिल सकता है, तो है बहुत टफ सबको छोड़ के जाना और वहां रमना। ये लेडीज ही कर सकते हैं, जेंट्स लोगों के बस की बात ही नहीं। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सही बात ये बोली ललिता लेडीज जी। ही कर ललिता जी सकती ने है। बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारा जो सामाजिक परिवेश है ना, जो हमारा सोशल अपब्रिंगिंग है, वो है ही इसी तरीका का ना, कि शादी करके जो है लड़की जो है वो अपने पिता का घर छोड़ के जाएगी। राइट, ग्रेट। हाँ जी, गरिमा जी, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? हाँ जी। गुड जी जी, मॉर्निंग एवरीवन। गुड आज मॉर्निंग। वही सबकी बातें सुन रही हूँ तो उसको मतलब फील कर पा रही हूँ, क्योंकि सब लोग जो भी बोल रहे हैं, आज जमुना जी ने बोला, आज ललिता जी ने बोला, सिल्की जी ने बोला, सब कुछ मतलब लग रहा है कि जैसे जो मेरे साथ हो रहा है वही बातें वो बोल रहे हैं। जमुना जी तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, पता ऐसे लगता है सच में उनको सुन के, मतलब एक समझना खुद और एक किसी को समझाना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। समझाना हर कोई की बस की बात नहीं है, मतलब जैसे मुझे भी, मैं समझ सकती हूँ लेकिन समझाना मुझे नहीं आता है, या अपने बातों को शब्दों में बोलना वो नहीं आता है। और ललिता जी के फेस से तो मतलब जब वो बोलते हैं तो समझ में आता है कि जो इतनी उन्होंने जीवन देखा है, जो भी चीजें देखी हैं, मतलब उनके फेस पे ठहराव है एक, या पेशेंस है एक, तो वो देख के समझता है कि वो इतने साल में जो उनका एक्सपीरियंस है वो बोलता है वो चीजें। और सिल्की जी ने जो भी बोला आज, वो तो सेम मैं फील करती हूँ डेली रोजमर्रा की जिंदगी में। बच्चों के साथ कुछ भी हो रहा है गुस्सा उधर निकलता है,
बहुत इजी टारगेट हो जाता है कभी कभी, कुछ भी घर में कुछ चीजें चल रही होती है, भाग दौड़ हो रही होती है, तो वो वैसे ही निकलता है। पर हाँ, ये चीज सीखने हुई कि उनके साथ साथ निर्जीव चीजों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, कि उस पे भी हम गुस्सा ना निकालें। कभी अपनी उन चीजों को कंट्रोल वहां करेंगे तो फिर हम लोगों के साथ भी अच्छा बिहेव करेंगे। तो मैं ये अपनी लाइफ में मैं भी इसको प्रैक्टिकली अपनाने की कोशिश करती हूँ। और आज ये सब चीजें मतलब सबका सुन के मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू, बोला। थैंक यू गरिमा जी। वाकई में एक चैप्टर बहुत अच्छा था और बहुत इम्पोर्टेंट भी था हम लोगों के लिए, क्योंकि एज ह्यूमन बींग्स रिश्ते बनाना हम ही लोगों से शुरू होता है ना, कि हम ही लोग रिश्ते बनाते हैं, और मेंटेन भी करना हमारी जिम्मेदारी है रिश्तों को। और उन रिश्तों को बनाना और उनको मेंटेन करने का बस एक ही मूल मंत्र है कि आप संवेदनशील संवेदनशील जो है वो होना चाहिए आपको उन रिश्तों के प्रति। और यही बात इसके अंदर भी बताई है कि आपका स्वभाव जो है ना, आंतरिक स्वभाव आपका अगर इस तरीके से होगा ना कि आप निर्जीव चीजों को मतलब डिसरिस्पेक्टफुली अगर ट्रीट कर रहे हो, तो आपका बेसिक नेचर हो जाएगा वो कि आप इंसानों के साथ में या दूसरे जो जीव हैं, खाली इंसान भी नहीं मतलब दूसरे भी जीव हो गए, एनिमल्स हो गए, आपके पेट्स हो गए, या आपके आसपास में पेड़ पौधे भी हो गए, वो भी उसी तरीके से आप उनके साथ में डील करना शुरू कर दो। आप देखोगे कि जैसे हम लोग भी बहुत करते थे, मैं जब खंडाला में रहता था तो हम लोगों की आदत थी घूमने फिरने, कहीं निकल गए, कहीं एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, बस उठाया और पत्तियों के ऊपर दे मारा और पौधों को दे मारा और वो मारा। आज रियलाइज होता है कि यार उस वक्त उनको कितना दर्द हुआ होगा। और फिर ये फील होता है जब आज थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म के अंदर धीरे से थोड़ा सा घुसे हैं, जो स्टेप नीचे उतरे ना, तब ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो पिछले 50 साल की जिंदगी के अंदर कुछ भी जो दुख आया होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत दुखी जीवन था, बहुत अच्छा जीवन मैंने जिया है अभी तक का, 50 साल के अंदर ईश्वर की बहुत अच्छी असीम कृपा रही है। लेकिन थोड़ा बहुत भी जो मैंने अगर ऊंच नीच देखी है जिंदगी के अंदर, कुछ परेशानियां कुछ चैलेंजेस देखा, तो शायद कहीं ना कहीं वो उन पत्तियों की, उन डंडियों की निकली होगी जिनके ऊपर मैंने जो है ना वो अनायास ही मतलब वो लकड़ियां चला दी बिना किसी कारण से। मैंने उन पत्तियों को तोड़ दिया, मैंने उन छोटे छोटे पौधों को कुचल दिया, गाड़ी से, साइकिल से, अपने पैरों से मस्ती करते करते, अनजाने में। सारी भी फीलिंग। पर कहीं ना कहीं ये उसका प्रभाव है ना। जैसे श्री कृष्ण बोलते हैं ना कि आप ये सारी भी बिल्कुल। जी ललिता जी। सारी भी फील नहीं किया अपन ने उस टाइम। हाँ, एग्जैक्टली exactly. उस वक्त पता ही नहीं था वो ना कि वो सॉरी चीज फील था, होना क्या होता उस है। चीज को महसूस नहीं कर पा रहे थे ना उस चीज महसूस को। नहीं कर पा रहे थे, महसूस नहीं कर पा रहे, बिल्कुल। और श्री अब करने कृष्ण यही लगे। बोलते हैं कि ये मानव जीवन आपको मिला ही इसीलिए है कि अपने कर्मों को आपको काटना है। जो पिछले कर्म हो, जो आप करके आए हो ना, उनको सबको आपको काटना है। और इसी जीवन का कदम भी अगर आपने काटना शुरू कर दिया, तो अगला जीवन जो आपका होगा, या आपका जो ये जो सोल है, जो आपकी आत्मा अगले जिस उसमें भी जाएगी, योनि में जाएगी, वो सुखी रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज के मतलब वाकई में मतलब कितना चरितार्थ करता है कि हम किस तरीके से लोगों से बात करते हैं। और इसका जो है शुरुआत ही मतलब ये थी कि आपका एक शब्द जो है वो जो रिश्तों की गर्माहट है उसको शांत भी कर सकता है। और वही आपका जो एक शब्द है, उसको शब्दों का चयन आपको करना आना चाहिए, कि वही वो शब्दों का चयन जो अगर गलत तरीके से हो गया तो कितनी बड़ी आग लगा सकता है उस रिश्ते के अंदर। ये इसका बिल्कुल एक वो था, सिंपल है ना, एकदम सिंपल चीज। अ जेंटल आंसर टर्न्स अवे द रैथ, बट अ हार्श वर्ड स्टिर्स अप एंगर। बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से बताया। और सारे एक्सपीरियंसेस इन्होंने अपने उस हिसाब से सारी की सारी चीजें बताई कि हमें जब हम निर्जीवों के साथ में रिस्पेक्टफुली और डिग्निटी के साथ में बिहेव करना शुरू करेंगे, तो हमारा इंटरनल नेचर, जो बेसिक नेचर है, वो हमारा ऐसा हो जाएगा कि हम हर एक के साथ में अच्छे से व्यवहार करना शुरू कर देंगे। है ना, क्या कारण है कि हम छोटे से बच्चे जो होते हैं हमारे घर के, उनको हम बचपन से ही सिखाते हैं बड़ों का आदर करना है, प्रेम से बात करनी है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्यों हम बच्चों को उस वक्त सिखाना शुरू करते हैं? और क्यों ना हम उनको, और वो चीज जो है वो हम जो 10th स्टैंडर्ड के बाद वाले जो बच्चे होते हैं उनको क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि हम ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि वो सीख कर आए होंगे स्कूल के अंदर, है ना।
जो कॉलेज के लेक्चरर्स और प्रोफेसर होते हैं वो जिम्मेदारी सारी की सारी ढोल देते हैं टीचर्स के ऊपर, स्कूल की टीचर्स के ऊपर। ये तो उनकी जिम्मेदारी थी सिखाना। स्कूल की टीचर्स बोलती है भाई हम क्या क्या सिखाते हैं उनको, हमने एलकेजी से उनको खुद के मतलब जो है वो ये बताना सिखाया कि भाई खाना कैसे खाना है, पॉटी जाना है तो मुझे बता देना कैसे जाना है, हाथ कैसे धोना है, ये हमने सिखाना शुरू किया। से लेके बड़ों के पैर छूना है, पढ़ाई करना है, सारी चीजें हमने उनको सिखा दी। और क्या क्या सिखाते हैं हम, क्या जिम्मेदारी है ना। तो ये बात यहाँ पर यही शुरू हो रही है कि हमें बेसिक नेचर जो है अपना वो उसको सही करना है और संवेदनशील रहना है। संवेदनशील जीवों के प्रति और निर्जीवों के प्रति भी। निर्जीवों के प्रति ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो डिसाइड करेंगे कि हमारा नेचर कैसा होगा, क्योंकि वो तो रिएक्ट करेंगे नहीं ना। आपने जैसे गौर गोपाल दास जी ने बाल्टी को लात मारी, आप 10 बार बाल्टियों को लात मार दो, वो बाल्टी तो बेचारी रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन आपका नेचर वैसा होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को, रिश्तों के अंदर जो इंसानी है या जो जीव है उनको लात मारना शुरू कर दोगे। क्या कारण है कि हमें बचपन से ये बताया जाता था कि झाड़ू को पैर मत लगाओ, झाड़ू लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। मैंने कभी झाड़ू को लक्ष्मी जी के अंदर देखा नहीं है, मतलब लक्ष्मी जी को झाड़ू के अंदर मैंने तो कभी देखा नहीं, बट आज भी आदत यही है। क्या कारण है कि हम बच्चों को बोलते हैं, हमें बचपन से ही सिखाया गया था कि न्यूज़पेपर के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, ये विद्या है। किताबों के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, विद्या है। लेकिन आप देखो जो कबाड़ी वगैरह हैं, जो रद्दी वगैरह लेके जाते हैं, वो तो बेचारे पैरों से दबा दबा के उनको बांध के लेके जाते हैं। हम बोलते हैं कि भाई भगवान के सामने चप्पल जूते नहीं ले जाने चाहिए, मंदिरों के अंदर चप्पल जूते नहीं ले जाने चाहिए, बट एक बेचारा जो मोची बैठा है रोड साइड पे, तुम पेड़ के इस गर्मी के अंदर पेड़ की छांव में बैठा कि भाई कोई आ जाए तो उसकी चप्पल सिल दूं, उसका डब्बा अगर आप देखोगे तो उस डब्बे के अंदर भी उसने फोटो भगवान की लगा रखी है। राइट। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से लोगों को लेते हैं, किस तरीके से रिश्तों को हम ट्रीट करते हैं, सारी चीजें। और एक सबसे अच्छी बात यह है जो इन्होंने अपनी मम्मी के बारे में भी शेयर की थी कि यही एक वो कारण है कि हमें बचपन से ये बताया जा रहा है कि गौ गाय हमारी माता है, ताकि हम जिस तरीके से बचपन से अपनी मम्मी का रिस्पेक्ट करते हैं उसी तरीके से हम धरती माता का भी रिस्पेक्ट करें, उसी तरीके से हम गौ माता का भी रिस्पेक्ट करें, उसी तरीके से हम नदियों का भी रिस्पेक्ट करें। एक एग्जाम्पल इसके अंदर दिया इन्होंने, जिसके अंदर इन्होंने ये बताया कि मैक आर्थर फाउंडेशन जो है उन्होंने 2016 के अंदर ये बताया था कि आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर 2050 के अंदर जो महासागर वगैरह है, जो नदियां हैं, उसके अंदर मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक के कप पाए जाएंगे। क्योंकि हमारी आदत है ना हर चीज को डिस्पोज करना। लाइफ जैसे बोलते हैं ना कि लाइफ आजकल, अरे बस वही रुक जा। अब ये कोयल की क्या है, ये आदत पड़ चुकी है, मैं क्योंकि इसको बार बार जैसे ये आवाज करती है मैं भी इसको छेड़ता हूँ इसी की आवाज में, तो ये शुरू हो जाती है मेरी आवाज सुनते ही। हमारी आदत पड़ चुकी है कि हर चीज को डिस्पोजेबल बनाना। हमने रिश्तों को भी डिस्पोजेबल बना दिया है। उनसे काम लिया, जितना काम था काम लिया, और उसके बाद हम उसको भूल गए, है ना। तो यहाँ पर ये डिस्पोजेबल कप्स का एग्जांपल इन्होंने इसीलिए दिया, और इसीलिए बता रहे हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर डिस्पोजेबल का जो चलन चला था वो उसने कहीं ना कहीं हमारे मेंटल जो स्टेटस है, जो हमारे अंतरात्मा जो है ना, उसके अंदर एक गलत प्रभाव डालना शुरू कर दिया। और अब आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से वही जो वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको अपन बोल रहे हैं, जिनसे हम कुछ इन्फ्लुएंस हुए थे, है ना, या गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हुए थे, वो वापस से उन्हीं पत्तल दोनों के ऊपर आना शुरू हो गया। राइट। एक कारण तो उसका यह है कि प्लास्टिक को कम करना है, लेकिन दूसरा कारण यहां पर यह आ रहा है डिस्पोजेबिलिटी जो है ना दिमाग के अंदर, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब तक आप डिस्पोजेबिलिटी को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग जो है वो शांत वैसे भी नहीं हो सकता। हर चीज में हम डिस्पोजेबिलिटी को ढूंढते हैं। गौर गोपाल दास जी यही इस एक एग्जाम्पल के अंदर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो डिस्पोजेबिलिटी की जो मानसिकता है हमें उसे सही करना पड़ेगा, तब जाकर हम रिश्तों की जो डिस्पोजेबिलिटी है उसको समझ पाएंगे बहुत अच्छे। वरना हम रिश्तों को भी डिस्पोजेबल समझ के यूज करके उनको छोड़ देंगे कि वन टाइम यूज वाला हो गया ये तो। राइट। चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छे तरीके से सारे ही लोगों ने शेयर किया है।